आज के लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीखेंगे। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के साथ पाई जाती हैं और यहीं से स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अगर वेव एक्स में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में देखो वाइब्रेट करेगी और उसकी वैल्यू होती है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर किसी मीडियम में हम लाइट की स्पीड निकालेंगे तो अंडर रूट के टाइम्स म्यू आर आएगा, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जा सकता है। हेज फोटोग्राफी यानी कि धुंध में, कोहरे में जब फोटो वगैरह खींची जाती है तो वहां पर आईआर कैमरास का यूज किया जाता है। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो ट्रिपल एस आर्मी, क्या हालचाल है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, सीवीटी वाला की जीत सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज बारी है हमारे चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके पहले हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ा था। ईएम वेव्स एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक आध क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए, तो आइए इस वाले चैप्टर को हम क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, सर हम लोग को नोट्स कहां से मिलेंगे, तो आपको उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहां पे आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा मैं प्रोवाइड करता हूं फ्री में आपको, तो वो सब चीज, सारे रिसोर्सेज आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीखेंगे, एनर्जी डेंसिटी उसकी सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे और उसकी पूरी प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सर ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट वहां पर आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा हो। अगर कोई ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जैसे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट उतना ही ज्यादा होता है। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ रखा था उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोग करेंगे कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। नेट करंट में कंडक्शन करंट भी आएगा, है ना, जो कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है। इन दोनों करंट्स के सम को हम लोग यहां इसमें एम्पियर्स लॉ में रखते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, राइट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो अगर कोई ऐसा रीजन है जहां पर चार्ज वाइब्रेट कर रहा है ना, चार्ज के वाइब्रेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेट करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो भी वाइब्रेटिंग होती है। यानी कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के साथ पाई जाती हैं और यहीं से स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। कह रहे हैं द वेव प्रोपगेटिंग इन अ स्पेस थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद द टाइम एंड स्पेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर यहां पर स्पीड की बात करें, दैट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की बात करें, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी के बराबर है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वाले ग्राफ में बस यही शो किया गया है कि अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में अगर वाइब्रेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। यानी कि तीन की तीनों चीजें एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पाई जाती हैं। यानी वेव एक्स में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा। तीनों का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कुछ प्रॉपर्टीज है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी इक्वल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जितनी भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम एज वेल, यानी मोमेंटम का भी ट्रांसपोर्ट होता है। व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस, प्रेशर इज exerted on the wave, or if total energy transferred to the surface in time t is u, total momentum delivered in this case is u by c। यानी कि अगर कोई वेव गई है और वहां पर एब्जॉर्ब हो गई है तो टोटल मोमेंटम जो होगा दैट विल बी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, u by c। यहां पर हमसे बात कर रहे हैं कि भाई अगर वेव x में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में देखो वाइब्रेट करेगी और उसकी वैल्यू होती है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के जो है वो वेव नंबर है, दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा।
ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को z डायरेक्शन में मानेंगे तो उसको भी हम लोग लिखेंगे b नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर e नॉट और b नॉट का रेशियो निकाला जाए तो दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी e नॉट डिवाइडेड बाई b नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये रिलेशन सभी लोग याद रखिएगा। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकाला गया, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड निकाला जाए तो इट इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इनकी वैल्यूज अगर आप डाल देंगे तो यहां पर ओवरऑल फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू c, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई k टाइम्स म्यू आर। ठीक है, ये जो k अंडर रूट k टाइम्स म्यू आर है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम भी बोल सकते हैं। फिर यहां पर हमसे ये बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है किसी मीडियम में तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर एम एस स्क्वायर प्लस 1/2 बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसको और ज्यादा डेप्थ में जाकर के देखें आप तो जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है उतनी ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है। फिर यहां पर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सबसे पहली यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट यहां गिवन है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ कुछ भी हो, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रल होती हैं, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोज प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का काम करती हैं। फिर कह रहे हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन सेम फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज है दैट विल बी सेम, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। फिर हमसे कह रहे हैं कि अगर किसी मीडियम में हम लाइट की स्पीड निकालेंगे तो अंडर रूट k टाइम्स म्यू आर आएगा, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जा सकता है। ये मैं समझा चुका हूं पहले ही। कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी इज प्रोपगेटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही होती है। फिर यहां पर यह बता रहे हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वही एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स, यानी कि हम लोग की जो आईज हैं वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही सेंसिबल होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिटेक्ट कर पाती हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट वेक्टर। तो आपसे कभी पूछा जाए लाइट वेक्टर कौन सा है, तो लाइट वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ही हम लोग लाइट वेक्टर के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है u/c, यानी टोटल एनर्जी अपॉन c, विच इज m × c। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका वेव का प्रोपगेशन, मैग्नेटिक फील्ड, तीन के तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। यहां पर हमसे यह कहा जा रहा है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये मैं कई बार आपको बता चुका। तो अगर वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन निकालना हो तो E क्रॉस B करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज K वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी वेव का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करिएगा। जिस डायरेक्शन में E क्रॉस B आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, राइट। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब यह हो गया कि सन से जितने भी रेडिएशंस निकलते हैं उन सभी रेडिएशंस को कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है, जिसका सीक्वेंस है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है, इसको याद करने का तरीका था गाड़ी XUV इन माई रेंज।
क्या है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। इस तरीके से उसको याद करने का पूरा पैटर्न है। देखो यहां पर जो गामा रेज है इनकी एनर्जी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेडियो वेव्स के केस में क्या है, रेडियो वेव्स के केस में इनकी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, गामा रेज की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है, जबकि रेडियो वेव के केस में एनर्जी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। एनर्जी का फॉर्मूला था hc/λ, तो अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ समझो वहां पर कम होता है। रेडियो वेव्स के केस में वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और इसके केस में जो वेवलेंथ है दैट विल बी मिनिमम। तो वो आप लोग देख भी सकते हैं, यहां पे वेवलेंथ रेंज सबका गिवन है, सभी का फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है। फ्रीक्वेंसी के बारे में सीधी सी बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्मूला h न्यू भी होता है और न्यू की वैल्यू c/λ होती है ना। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये चीज आप यहां से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन है, गामा रेज, और सबसे कम एनर्जेटिक कौन है, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी की जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रही होगी, जबकि वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा होगा। फिर यहां पर एक एक करके सबके बारे में बात किया गया है कि जो रेडियो वेव्स हैं उनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, बाकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज गिवन है। सोर्स होता है एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑसिलेटिंग सर्किट्स, यानी एलसी सर्किट में भी इसका प्रोडक्शन होता है ना, सोर्स है उसका। रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टीज हैं जो ये शो करता है। बाकी यूजेस इसके काफी इंपॉर्टेंट है, रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन में और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को सभी लोग पढ़िएगा, दिमाग में मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी एक पॉइंट को उठाकर जो है एक क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। फिर आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनका वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर देन रेडियो वेव्स, रेडियो वेव से थोड़ा कम इसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ का रेंज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सोर्स है ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो ये इनका यहां पर दिया हुआ है कि भाई इनका सोर्स क्या है, सिर्फ पढ़ लेना एक बार। फिर प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ड्यू टू देयर शॉर्टर वेवलेंथ दे कैन ट्रेवल एज अ बीम इन अ सिग्नल, तो सिग्नल के रूप में भी हम लोग इसको ट्रेवल करा सकते हैं। तो रेडार सिस्टम्स में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कौन सा वेव यूज हो रहा है, माइक्रोवेव। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में कौन यूज हो रहा है, माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव अवंस में तो इसका यूज होता ही है, राइट। फिर आते हैं इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो हीट वेव्स होती हैं, तो जब भी बात हीटिंग की जाए वहां पे आप समझो IR इंफ्रारेड वेव्स की बात किया जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, पॉइंट्स लिखा है, वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सोर्स इसका हमेशा होता है हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। हॉट टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहां पे इंफ्रारेड वेव्स की बात किया जाएगा। प्रॉपर्टीज में हीटिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, प्रोपगेशन थ्रू फॉग। तो इसका यूजेस में है कि जो भी टीवी, VCR, इनके जो रिमोट्स होते हैं उन सभी में इंफ्रारेड निकलती है। ग्रीन हाउसेस टू कीप द प्लांट्स वार्म। हेज फोटोग्राफी, यानी कि धुंध में, कोहरे में जब फोटो वगैरह खींची जाती है तो वहां पर IR कैमरास का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड लैम्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, यानी मसल्स पेन में भी इसका यूज होता है। इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स ऑन द एंशिएंट वॉल्स, तो सीक्रेट राइटिंग्स पढ़ने के काम आता है। इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने के काम में आता है। विजिबल लाइट पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। विजिबल लाइट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट के बेसिस पर ही होती है। ठीक है, फिर आते हैं विजिबल लाइट में कौन कौन से कलर हैं भाई, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का और सबसे ज्यादा होता है रेड का। 400 नैनोमीटर से लेकर 750 या 800 नैनोमीटर तक का रेंज होता है विजिबल रेडिएशंस का, विजिबल लाइट का। फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की बात करें तो इसका भी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है। सोर्स होता है हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, आर्क ऑफ आयरन एंड मरकरी, सन से भी निकलती हैं यूवी रेडिएशंस। प्रॉपर्टीज में इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट है, फ्लोरेसेंस है, आयोनाइजेशन है, हाईली एनर्जेटिक है, टैनिंग ऑन ह्यूमन स्किन हो जाता है। फूड के प्रिजर्वेशन में हम लोग यूवी रेडिएशंस का यूज करते हैं। इनविजिबल राइटिंग, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह पढ़ने में काम आता है। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर वगैरह को पढ़ने में भी काम में आता है। फिर आता है एक्सरेज, तो मेडिकल टर्म्स में एक्सरेज का बहुत ज्यादा यूज है, पढ़िएगा, आप सबको आता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखा है मेडिकल डायग्नोसिस में हड्डी
वगैरह का एक्सरे कराया जाता है, आपको पता है ना। फिर आता है गामा रेज। गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, तो इसका वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है। सोर्स इसका होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे कोबाल्ट 60 इज प्योर गामा रे सोर्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गामा रे कहां से मिलेगा, प्योर गामा रे, तो वो कोबाल्ट 60 से मिलता है। प्रॉपर्टीज में फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है, फ्लोरेसेंस है, आयनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, हाई पेनिट्रेशन पावर होता है। रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, उसमें गामा रे यूज होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीएथिलीन फ्रॉम एथिलीन, टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स, तो फूड में इसको भी यूज करते हैं प्रिजर्वेशन में। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए गामा का यूज किया जाता है। इसके पहले भी था बट दैट वाज फॉर मॉलिक्यूलर स्टडी, है ना, मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग बाकी यूज करते हैं, बट जब न्यूक्लियस के स्टडी की बात आती है तो गामा रेस का यूज किया जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीजें हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके हर एक पॉइंट को बार बार सुनिएगा। इस लेक्चर को 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट के लगभग हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है आपके CUET एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और बोर्ड्स के लिए भी ये इतना ही है, इतना ही सिलेबस बोर्ड्स का भी है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।